हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर टनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, मैं हूँ फिजिक्स का लेक्चरर और आपको पढ़ा रहा हूँ 12th साइंस फिजिक्स। ठीक है। सो 12th साइंस फिजिक्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दैट इज चैप्टर नंबर 6, उसका वो भी कुछ 5-6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। ऐसे तीनों का प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट बन के है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो वाला पूरे के पूरा ये जो चैप्टर्स है वो मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। ठीक है। सो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बड़ा खास है मेरे लिए, तो आपके लिए भी ये चैप्टर बिल्कुल खास होने वाला है। क्यों होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं बिल्कुल बता दूंगा। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने से पहले मैं इसका बेसिक और इंट्रोडक्शनरी लेक्चर्स आज समझाने वाला हूँ। तो जो वीडियो है उसको टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं। दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सबसे पहले समझते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं ये वर्ड छोड़ देता हूं, काइनेटिक थ्योरी। हम बात करते हैं गैसेस की एंड रेडिएशंस की। ठीक है। अब गैसेस की अगर बात करते हैं, गैस तो आपने पढ़ चुके हैं, हमने 11th में भी केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस उसकी बात की थी। जनरली सॉलिड और लिक्विड की बात हमने केमिस्ट्री के अंदर 11th के अंदर कर ली है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग गैस की बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा गैस पे ये चैप्टर है। ठीक है। अब बात आती है रेडिएशंस की, तो ये एक्चुअल देखा जाए तो इट इज समथिंग डिफरेंट, वो थोड़ा सा अलग चीज है। लेकिन आपको तो पता है सिलेबस के अंदर पूरा खिचड़ी हो चुका है, सभी चैप्टर एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, कुछ चैप्टर। तो यहाँ पे भी गैस को रेडिएशन के साथ मर्ज किया गया है। वैसे देखा जाए तो पुराने सिलेबस के साथ ये वाला जो चैप्टर है जैसा का वैसा रखा हुआ है। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस बोर्ड ने तो किए नहीं है। ठीक है। सो हम बात करते हैं, पहले तो हम बात करेंगे आज गैस की, बाद में देखेंगे जब रेडिएशन वाला जो टॉपिक आएगा तब उसकी बात करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। आप समझते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे टॉपिक क्या बनता है। तो थोड़ा कुछ मैं रिवाइज करा देता हूँ, आपको कुछ चीजें तो याद आ भी जाएगी, आपने ये पढ़ा हुआ भी है। ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, क्या ये चीज आपने पढ़ चुके हैं? आप पढ़े हैं सर, स्टेट ऑफ मैटर, करेक्ट है। सो हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर? देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। एक्चुअल देखा जाए तो 3 है, लेकिन अगर मैं चौथे की भी बात करता हूं तो चौथा भी आ जाता है। दैट इज, सबसे पहले समझते हैं सॉलिड। ठीक है। दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस और चौथा भी है दैट इज प्लाज्मा। ठीक है। सो जनरली जो है हम लोग, अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो उसमें खाली हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। ये जो हमारा प्लाज्मा है ये बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, तो ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बायोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ा देंगे आपको प्लाज्मा के बारे में, हमारे भी चैनल पे बायोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल है, जरूर देख लीजिए। ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम खाली डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। ठीक है। अब बात आती है सॉलिड और लिक्विड। वैसे देखा जाए तो सॉलिड और लिक्विड जो है वो आपने 11th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल हम गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड के भी बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं बात अगर सॉलिड की करता हूं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल बहुत कॉम्पैक्टली बाइंड रहते हैं। आपको पता है ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली बाइंड होते हैं, कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्टली बाइंड रहते हैं। ठीक है। इनमें स्पेस बिल्कुल नहीं होता, कॉम्पैक्टली बाइंड होते हैं, ये कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्टली क्या रहते हैं, बाइंड रहता है। ठीक है। सो इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, कौन सा बोला मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्चुअल हमने ये सरफेस टेंशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो सरफेस टेंशन है वहां पढ़ चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। इंटर का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच का, इंटर मतलब अंदर का, 2 मॉलिक्यूल के बीच का, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ठीक है। कॉम्पैक्ट, इसलिए वो कॉम्पैक्टली बाइंड रहते हैं, बिल्कुल आसपास रहता है। कहां पे, सॉलिड के अंदर। ठीक है। सो कॉम्पैक्टली बाइंड है। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। कैसा होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है। मतलब ना तो स्ट्रांग रहता ना तो लो रहता,
इसके बीच में रहता है, दैट इज मॉडरेट लेवल पे रहता है। ठीक है, अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस जरूर होता है। ठीक है, लिक्विड थोड़ा सा स्पेस में रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, सो लिक्विड हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल टॉपिक, दैट इज गैस पे। गैस के बारे में क्या होता है आपको मैं बता दूं, गैस के जो पार्टिकल है बहुत ही सेपरेट रहते हैं, बड़े दूर दूर रहता है। ठीक है, सेपरेट रहता है, लेकिन ये बिहेवियर कैसा करते हैं, रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं। ठीक है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। ठीक है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है किसके मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या होता है, इंटरमोल सॉलिड के बारे में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग रहता है, कॉम्पैक्टली बाइंड रहते हैं। लिक्विड में क्या है, थोड़ा सा स्पेस रहता है, मॉडरेट लेवल का इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, और यहां पे जो है वो बहुत ही लो रहता है अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स है वो कैसे रहते हैं, मोशन में रहते हैं, लेकिन इनका मोशन कैसा रहता है, रैंडम मोशन रहता है। कैसा रहता है, रैंडम मोशन रहता है। समझ में आ गया। सो दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब बात आती है स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, सो हाउ यू कैन डिफाइन दिस मैटर, स्टेट ऑफ मैटर तो ये तीन हो गया, हाउ यू कैन डिफाइन द मैटर। सो मैटर इज दैट थिंग विच कैन ऑक्युपाई द एनी स्पेस। ठीक है, मैटर एक ऐसा चीज होता है जो कोई भी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, और उसको एक पर्टिकुलर मास भी रहता है। जैसे ये पेन ने क्या कर लिया अभी, ये जो इतनी जगह है उसने क्या कर ली, ऑक्युपाई कर ली। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास भी है, तो इस मास ने क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह जो है वो ऑक्युपाई कर लिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो दिस इज सॉलिड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मैटर। तो ये तो चीजें हमारी बेसिक चीजें है, वो तो आपको इससे पहले भी पता थी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग एग्जैक्टली गैस के अंदर थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक है, क्या मुझे बताइए, आपने गैस लॉज पढ़े हैं, पढ़े होंगे, याद करो। सर याद नहीं आ रहा है, 11th में पढ़े हो गैस लॉज, पढ़े होंगे तो पता होगा। कोरोना के चलते तो एग्जाम ही नहीं हुई सर, टेंशन ही नहीं पड़ा पढ़ने का, पढ़ो। ठीक है, सो गैस लॉज है, कहां पे है गैस लॉज, गैस लॉज है हमारे केमिस्ट्री के अंदर, है या नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग गैस लॉज को लेके, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ गैस लॉ को लेके। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज गैस लॉज। हाँ तो गाइस अभी हम बात करने वाला है दैट इज गैस लॉज की। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग गैस लॉज के बारे में। तो पहला लॉ जो है दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ठीक है, पहला लॉ कौन सा है आपका, बॉयल्स लॉ। इसमें क्या बोलता है ना, वॉल्यूम जो होता है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपके प्रेशर को, जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब ये है कि जब आप सपोज भी, देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मान के चलते ये आपका एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर आपने एक पिस्टन डाल दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, गैस है। ठीक है, अब मुझे बताइए, जैसे जैसे मान के चलते इसका पर्टिकुलरली वॉल्यूम ये है। ठीक है, मान के चलते इतना वॉल्यूम है, लेकिन आपने अगर इस पिस्टन को पुश किया तो धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कब, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। आपने वॉल्यूम कम किया लेकिन प्रेशर बढ़ गया। ये देखिए, पिस्टन को आपने पीछे की तरफ, नीचे की तरफ पुश किया तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये चीज होगी। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता टेम्परेचर को। ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। प्रेशर कैसे रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने क्या किया, सपोज मान के चलते यहाँ पे एक बर्नर लिया और इसको सपोज टू बी हीट दी। ठीक है, इसको क्या दी, हीट दी। अब आपका अब अभी आपका क्या है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ने वाला है। वॉल्यूम क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, मान के चलते आपने एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर रखा है, यहाँ पे प्रेशर कैसा है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपने क्या किया, धीरे धीरे इसको टेम्परेचर दिया। ठीक है, टेम्परेचर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपांड होना चालू करेंगे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर दिया वॉल्यूम बढ़ते गया, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, एवोगाड्रोस लॉ बोलता है आपका जो
आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके अगर जितने ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतने ही ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ क्या रहेंगे, मोल रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सही है। सो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस लॉस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गे-लुसैक लॉ, ठीक है। अब गे-लुसैक लॉ क्या बोलता है, गे-लुसैक लॉ बोलता है आपका दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को। सिंपल चीज है, जैसे जैसे आपने अगर टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो गैस क्या होती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, ठीक है, साथ में उसका प्रेशर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, इसको तो हम प्रूव भी करने वाला है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप इस डायग्राम के मदद से आप ये चारों लॉ जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गैस की, ठीक है। क्या आपने आइडियल नाम सुना है, आइडियल गैस नाम सुना है, ठीक है। थोड़ा सा उसको समझते हैं, एक्चुअल आइडियल गैस क्या है और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल गैस, ठीक है। एक ऐसा गैस जिसमें पूरे के पूरे कैरेक्टर्स हो। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श, ठीक है, जिसमें पूरा वो सर्वगुण संपन्न ऐसा गैस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस, ठीक है। सो अब आइडियल में क्या होता है ना, आपको ये चार चीजें समझनी होती है, ठीक है। पहला होता है प्रेशर, दूसरा होता है वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। गैस के ये पैरामीटर्स है, कैरेक्टराइज पैरामीटर्स है, ठीक है। इनके ही मदद से, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टराइज पैरामीटर्स, ठीक है। इनको कैरेक्टराइज पैरामीटर्स कहते हैं। इनको ही स्टडी करके, मतलब आप एक पर्टिकुलर गैस लोगे, उसका प्रेशर मेजर करोगे, उसका वॉल्यूम मेजर करोगे, टेम्परेचर मेजर करोगे, नंबर ऑफ मोल ढूंढोगे, ठीक है। सो इससे आपको उस गैस का क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइज पैरामीटर्स। तो आइडियल गैस के अंदर हम लोग ये कैरेक्टराइज पैरामीटर का स्टडी करने वाला है, दैट इज प्रेशर का स्टडी करेंगे, वॉल्यूम का स्टडी करेंगे, टेम्परेचर का स्टडी करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स का स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनता है और क्यों बनता है, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको समझना है तो आप ये तीनों जो चीजें है इसको कंबाइन कर लो, ठीक है। जैसे पहले को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर इनटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल, ठीक है, सही है। अगर मैं इसको इकट्ठा लिखता हूं तो कैसा हो जाएगा, दैट इज कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा, दैट इज कैसा लिखेंगे, T इंटू एन, दैट इज बाय T, बराबर है। अब अगर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। क्या मैं ये P को इधर लेके जा सकता हूं, तो P इंटू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू एन, ठीक है, T इंटू एन। ये चीज समझ आ गई आपको। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। सो PV, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है वो R से रिप्लेस कर दो, ठीक है, R से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या रहता है, दैट इज एन टी, ठीक है। सो एक्चुअल कैसे लिखते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। सो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब बात आती है व्हाट इज दैट R। R क्या होता है, R इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया, कैसे, R से, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब बात आती है इसकी वैल्यू कितनी होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, दैट इज 8.314 जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। सो ये इसका वैल्यू होता है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या होता है, इतना वैल्यू होता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज PV इक्वल टू NRT इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन से ही आपका गे-लुसैक लॉ बनता है। देखिए कैसा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये देखिए गे-लुसैक लॉ क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड गैस लॉज। ये हमने 11th में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो इसे थोड़ा सा क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
हाँ तो गाइज आपने ये चीज क्या कर ली है, नोट कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मोल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी क्या करने वाला है, स्टडी करने वाला है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मोल का। ठीक है, वेरी आईएमपी कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू जरूर पूछते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्चुअल ये कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ, एक्चुअल टॉपिक क्या है, एक्चुअल टॉपिक है मोल, MOLE। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इसका यूनिट होता है MOL। ठीक है, MOL मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा, ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखिए। इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल, दैट इज N इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ मोल, एन ए स्मॉल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल को डिनोट जनरली जो है वो एन से किया जाता है, और एवोगाड्रोस नंबर को Na से डिनोट किया जाता है। अब Na क्या होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज मोल, एक्चुअल मोल का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे एमसीक्यू किस तरीके से पूछते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्या अभी कभी एप्पल या फिर मान चलते आप कभी बनानास खरीदने गए हो, आपने अगर सपोज टू बी 1 डजन बनानास मांगे, या मान के चलते 1 डजन जो भी मांगा, तो आपको वो कितना पीसेस देता है, 12 पीसेस देता है। ठीक है, मतलब आपने क्या मांगा, 1 डजन मांगा, तो उसने कितना दिया, 12 डजन दिया। अगर आपने 1 kg शुगर लेने जाते हो तो आपको कितना ग्राम शुगर मिलती है, 1000 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम मिलती है, 1000 ग्राम। कुछ उसी तरीके से आपने अगर 1 मोल बोला, ठीक है, तो उसमें कितने पार्टिकल्स आते हैं, 6.023 10⁻23। तो एक मोल के अंदर इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल आते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ क्या आते हैं, पार्टिकल आते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज एन नंबर ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यू इस तरीके से आपको पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा अगर आपके पास मान के चलते इतने मोल है, मान के चलते आपके पास 500 मोल है। ठीक है, तो 500 मोल अगर आपके पास है तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपके पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, मान के चलते 100 नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो उसके अंदर कितने मोल्स रहेंगे। ठीक है, तो फार्मूला बेसिकली क्या रहेगा, नंबर ऑफ अ मोल डिवाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अब बात आती है, ये जो फार्मूला है इसको गैस लॉज के अंदर जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर क्या किया गया है, यूज किया गया है। ठीक है, अब कैसे यूज किया गया है मुझे बताइए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो स्मॉल एन है, यहाँ पे जो स्मॉल एन है उसके इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन डिवाइडेड बाय एन ए, दैट इज एन क्या होता है, नंबर ऑफ अ पार्टिकल, और एन क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। तो वहां से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, सो पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह रखो एन बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, सो ये चीज बन गई। अब आपको क्या पता है, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो बोल्ट्जमैन ने रिलेशन दिया था दैट इज एवोगाड्रोस नंबर के बीच में, दैट इज आर इज इक्वल टू दिया था उन्होंने Na इंटू केबी। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। व्हाट इज केबी, केबी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये एक रिलेशन है। ठीक है, इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ऑल चीजें। ठीक है, फिलहाल इतना ही याद रखिए, R इज इक्वल टू Na इंटू केबी, ये सफिक्स भी है। ठीक है, सो R इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na इज एन एवोगाड्रोस नंबर एंड Kb इज एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप जो
आर का जो वैल्यू है वो यहां पे रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, सो पीवी इज इक्वल टू दैट इज एन डिवाइडेड बाय, ठीक है, एन ए मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, आर का वैल्यू लिखेंगे एन ए इंटू केबी, दैट इज एन ए इंटू केबी, इंटू क्या है, इंटू है आपका पी, ठीक है, सो एन ए गेट कैंसिल, सो पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू केबी इंटू टी, ये अनदर इक्वेशन बनता है, ठीक है, सो हमारे पास अभी दो इक्वेशन बने हैं, किसके, आइडियल गैस के, ठीक है, पहला इक्वेशन कौन सा है, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यही मेन इक्वेशन है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कौन सा बना, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू केवी इंटू टी, व्हाट इज केवी, केवी इज कॉल्ड एज एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। और इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, ये मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए, एन इज व्हाट, एवोगाड्रोस नंबर, उसका वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इस पे क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछने के चांसेस है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो गाइस आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल ये जो इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो ये जो इक्वेशन है इसे ही इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन तो कहते हैं लेकिन इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्यों इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था। मैंने क्या बोला, आइडियल गैस जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब बात आती है क्यों कहते हैं। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, इस आइडियल गैस इक्वेशन से आप चार चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। कौन से, पीवीटी एन, ठीक है, ये चारों चीजों को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और इन्हें ही हम लोग कैरेक्टराइज पैरामीटर कहते हैं। और उससे मुझे बताइए आप किसका स्टडी कर पाओगे, एक पर्टिकुलर गैस का क्या कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों चीजों को क्या, चारों चीजों को मेजर करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे, वॉल्यूम को मेजर करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे, गैस को मेजर करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स को मेजर करेंगे। तो इससे मुझे एक पर्टिकुलर, ये सारे क्या है, पैरामीटर है, तो उससे मुझे क्या, एक पर्टिकुलर गैस का क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा कि वो गैस का कैसा है उसका स्टेट। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन जरूर कहते हैं लेकिन इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि उससे अपने को स्टेट पता चल जाता है, उस गैस का क्या पता चल जाता है, स्टेट पता चलता है। आपको अपना स्टेट पता है कि नहीं पता है, महाराष्ट्र स्टेट, बराबर है, हाँ मजाक कर रहा था, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर गैस का आपको स्टेट बताता है। कैसे करके, इन कैरेक्टर जो पैरामीटर्स है, कैरेक्टराइज पैरामीटर जो है, इनका स्टडी करके, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल का, इनका स्टडी करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्टेट बता सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि कौन से गैस को आइडियल गैस इक्वेशन इसे तो आइडियल गैस कहते हैं, कौन से गैस को आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, कौन से गैस को आइडियल गैस कहते हैं। जो गैस आइडियल लॉ को, जो आइडियल गैस इक्वेशन जो है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, और जितने भी हमारे गैस के लॉज है, इनको अगर वो ओबे करता है, क्या करता है, ओबे करता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। समझ आ गया, इसे हम लोग आइडियल गैस कहते हैं, दोज गैस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन एज वेल एज द गैस लॉज, ठीक है, सारे गैस लॉज को जो ओबे करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब धीरे धीरे हम जो है वो चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको अभी समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है। हम गैस का बिहेवियर थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, और ये जो है वो यहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चैप्टर, ठीक है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैस की बात करने वाले, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट,
हम लोग गैस को जब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके कैरेक्टर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर पैरामीटर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कैरेक्टर पैरामीटर होते हैं? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। ठीक है, इनको हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सही है, और उसी से हम लोग उस गैस की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जहां पे अगर मैं गैस की बात करता हूं तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं क्या? नहीं, रैंडमली मोशन में रहते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? रैंडमली मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर इन अ रैंडम मोशन। कैसा रहता है? रैंडम मोशन में रहता है। सही है, जैसे अगर मैं बात करता हूं ये आपका एक पर्टिकुलर कंटेनर है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडम मोशन में रहेंगे। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर अगर आप पार्टिकल भी अगर पकड़ते हो, मान के चलते ये वाला पार्टिकल भी पकड़ते हो, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, हमको नहीं पता कहां पे जाएगा। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है? घूम सकता है। सही है, तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स है। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, उनका हम लोग स्टडी करने वाले हैं और उससे बिहेवियर ऑफ गैस की हम लोग बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने, मॉलिक्यूल्स आर इन अ रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल कैसा है? रैंडम मोशन में रहता है। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर रैंडम मोशन में है तो दिस इज हार्ड टू स्टडी। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है और उनका अगर मुझे बोलोगे कि आप स्टडी करो, तो आप उसका स्टडी नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोशन करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। ठीक है, अब किसी के साथ भी कोलिजन हो सकता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इधर गया, इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर इधर गया, इसके साथ कोलाइड हुआ, इधर आया, इधर आया, इधर आया। ठीक है, कोलिजन होती जाएगा। कभी कभी हो सकता है इस कंटेनर के वॉल के साथ भी वो कोलाइड हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसका स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात आती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी कैसे की जाती है। ठीक है, माइक्रो की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्रो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर स्टडी कैसे करते हैं। पहले समझते हैं माइक्रो लेवल स्टडी कैसे करते हैं। माइक्रो, ठीक है, माइक्रो कैसे करते हैं? जैसे ये अगर पार्टिकल है आपका, ठीक है, पहले इसकी स्टडी करो। ये पार्टिकल सपोज इधर गया, ठीक है, बाद में इधर गया, बाद में इधर गया, बाद में इधर गया। ठीक है, ये वो पार्टिकल नंबर 1, इसकी स्टडी कर लो। इसका एक वैल्यू आ जाएगा, मान के चलते इसका वैल्यू कुछ आया, समथिंग आया। ठीक है, फिर दूसरा पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल अभी नंबर 2 नाम का पार्टिकल है। ठीक है, नंबर 2 नाम का पार्टिकल है ये इधर आया, सपोज मान के चलते इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ठीक है, तो क्या हुआ? इसने नंबर ऑफ मोशंस किए। ठीक है, इसका भी आप वैल्यूज मेजर कर लो। ठीक है, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। अब तीसरा पार्टिकल लो, तीसरे वाले का भी मोशन पता कर लो कुछ इस तरीके से, मान के चलते। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका भी वैल्यू आ जाती है। इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। ठीक है, कितने थे? पहला, दूसरा, तीसरा, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग एवरेज। ठीक है, जैसे आपके पास अगर मान के चलते कि एवरेज मार्क्स निकालने हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपके एवरेज मार्क कितने थे सभी सब्जेक्ट में, तो पहले सब्जेक्ट में पता कर लो, दूसरे में पता कर लो, तीसरे में पता कर लो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर लो, तो आपके एवरेज मार्क्स पता चलेंगे। ऐसा ही स्टडी किया जाता है, कुछ सेम तरीके से स्टडी किया जाता है गैस का। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है? पहले माइक्रो स्टडी करना है, एक एक पार्टिकल का स्टडी करना है, फिर उसका क्या कर लेना है? एवरेज कर लेना है, तो आप पूरे ये गैस का क्या कर पाओगे? स्टडी कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ गैस। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? बिहेवियर ऑफ गैस कहते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्या करने वाले हो? इसका स्टडी करने वाले हो। ठीक है, अब बात आती है, आपने अगर गैस को अगर देखते हो तो वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ये पॉइंट थोड़े से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किस तरीके से हम लोग समझते हैं कि गैस दिखता कैसे है आपको? सर हमको तो अभी तक तो हमने गैस नहीं देखा, तो आपके टेक्स्ट के अंदर गैस कैसे दिखता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लिखा हुआ है। ठीक है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ हाँ, तो गाइस अभी समझते हैं कि किस तरीके से ये गैस मॉलिक्यूल आपको दिखते होंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, ये पहले डायग्राम में क्या बोला है, मान के चलते ये कंटेनर है और आपने क्या कर लिया, इस कंटेनर को
कंटेनर को जब स्टॉप पोजीशन है, स्टॉप है, मतलब मॉलिक्यूल मोशन नहीं कर रहे, तो तब कैसे दिखेंगे? कुछ इस तरीके से दिखेंगे, स्टॉप है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, सही है, स्टॉप है। इस समय पे कंटेनर के अंदर के मॉलिक्यूल जो है वो मोशन नहीं कर रहे, कैसे है? स्टॉप है, ठीक है। तो आपको फोटोग्राफ कैसे दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी इस तरीके का फोटोग्राफ है। अब मान के चलते ये मोशन कर रहे, रैंडम मोशन कर रहे, और उसमें से एक आधा पर्टिकुलर पार्टिकल हम लोग पकड़ते हैं, चलो पकड़ के चलते हैं ये वाला वो पार्टिकल, ठीक है। अब मुझे बताइए ये पार्टिकल क्या करेगा, कैसे मूव करेगा, ठीक है। अब क्या आपको पता है कैसे मूव करेगा? नहीं, कुछ देर बाद कुछ ऐसा जाएगा, फिर कुछ ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। तो इस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कभी स्टॉप में रहेंगे तो ऐसे दिखेंगे, लेकिन जनरली स्टॉप नहीं रहते, वो कैसे रहते हैं? आपके रैंडम मोशन में रहते हैं, और कुछ इस तरीके से क्या होते रहते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है, इसे बिहेवियर ऑफ गैस कहते हैं। तो ये तो हुआ गाइज, दैट इज चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लाइक पार्ट नंबर 2, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू।